अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पाकिस्तान स्टडीज़ का क्लास मैट्रिक फेडरल पंजाब बोर्ड का लेक्चर नंबर 23 करने जा रहे हैं, यानी कि लेक्चर नंबर 23। और जो आज का हमारा टॉपिक होगा, उन्वान होगा, वो रिलेशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड अमेरिका है। यानी कि पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन जो ताल्लुकात थे उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर यानी कि लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था। हमने अपने जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था वो यूनाइटेड नेशंस यानी कि ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा को हमने डिस्कस किया था, और इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स और रोल्स को, जो सबसे अहम किरदार है पूरी दुनिया के हिसाब से, जो सारी कंट्रीज़ को एकजुट किया हुआ है ये ऑर्गेनाइजेशन। इसके हमने कुछ फ़वाइद भी देखे थे, यानी कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। यानी कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से क्या समझ सकते हैं या क्या आप जानते हैं, तो उसको हमने इसमें डिस्कस किया था। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देखने के बाद हमारे साथ ज़रूर शेयर करें अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए। आज के टॉपिक का जो आगाज़ है, जो उन्वान है, वो है अमेरिका और पाकिस्तान के माबैन ताल्लुकात। अच्छा, अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो पहले के हिसाब से अगर देखा जाए तो शुरुआत में शुरू में जब अमेरिका ने जब अपनी रियासतों के हिसाब से और अपने मुल्क के हिसाब से अपने एम्बेसडर्स को यानी कि पाकिस्तान में जब भेजा, क्रेडेंशियल्स के हिसाब से, आइडेंटिफिकेशन पासिस के हिसाब से कायदे आज़म को 1948 में, तो उसमें ये अश्योर करवाया कि अमेरिका पाकिस्तान का बहुत अहम साथ देंगे, ठीक है ना। और हमारी जो दोस्ती होगी, गुडविल जो होगी, वो बड़ी बेहतरीन होगी इंडिपेंडेंट नेशंस के हिसाब से, क्योंकि अमेरिका को ये लगा कि उनकी जो अपनी 52 रियासतें, 52 रियासतें, उसको कैसे कंट्रोल करे, क्योंकि उस वक्त कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो अपने हिसाब से विदाउट एनी वॉर, कोई जंग किए बगैर एक मुल्क हासिल कर लिया, तो उनकी पर्सनैलिटी कितनी अजीम और कितनी बेहतरीन होगी, ये अमेरिका उनसे मुतासर हुए। और अमेरिका ने जब मुतासर यहाँ पर हुए तो उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए और अहमियत देने के लिए उनका जो साथ था वो उनका दिया। अच्छा, जो उनका किरदार के हिसाब से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का मज़ीद जो इन्विटेशन आगे बढ़ी, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे खान लियाकत अली खान, जब वो प्रेसिडेंट ट्रूमन से मिले। जब ट्रूमन से मिले 1950 में, तो खान लियाकत अली खान ने अपनी स्पीच में अमेरिका के जो उनका जो उस वक्त पॉइंट ऑफ व्यू था वो एक्सप्लेन किया, अपने ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्लेन किया पाकिस्तान के, और तारीख यानी कि तरक्की के लिए और जो आगे अवामिल थे प्रोग्रेस के लिए, उसके हिसाब से सक्सेसफुल अमेरिका की जो मिलिट्री थी, फाइनेंशियल हेल्प जो थी, वो पाकिस्तान को मुहैया की गई। अब यहाँ पर जो उस वक्त के लीडर्स थे, जो रहनुमा थे, उन्होंने तो पाकिस्तान की डेवलपमेंट का सोचा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, जब अयूब खान का दौर आया, तो जब अयूब खान जब रिप्रेजेंटेटिव्स गए एज अमेरिका में इन 1955, जब खान लियाकत अली खान को असैसिनेट कर दिया, और फिर अयूब खान का जब दौर शुरू हुआ, तो उसी में 5 डेज़ ऑफिशियली 1961 में कैनेडी के साथ मिलकर इन्होंने कश्मीर इशू को कुछ सॉल्व करने की कोशिश की। और जो ड्यूरन लाइन का जो सबसे बड़ा मुआहदा था 1893 में जो तय हुआ था, उस बॉर्डर को तकरीबन एक इकोनॉमिकली और मिलिट्री के हिसाब से एक इस्तेमाल करने के हिसाब से, जो आरसीडी रोड था, जो अब ईसीओ रोड कहलाता है, उसको बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट में अहम किरदार अदा किया अमेरिका और पाकिस्तान ने। अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर का जो अभी तक इशू चल रहा है, चाहता तो अमेरिका और इंडिया मिलकर इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो सॉल्व नहीं हो पा रहा। क्यों, ये आप भी बेहतर जानते हैं और मैं भी बेहतर जानता हूँ। अगर इसमें देखा जाए तो सबसे अहम किरदार जो उस वक्त प्रेसिडेंट रेगन, जब जनरल ज़ियाउल हक जब गए 1982 में, तो उस वक्त इन्होंने कमीशन बनाया, मिनिस्ट्री कमीशन का। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो आई वो F-16 की आई, ठीक है ना, उसी के हिसाब से। और इंडिया और रशिया का जो रिस्पॉन्स आता इस एग्रीमेंट को हिसाब से 1983 में जो अहम किरदार हुआ वो इसी माहदे को रखते हुए हुआ, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया और इसमें F-16 आए। अच्छा, F-16 में ज़ियाउल हक का जो अहम किरदार था वो मार्शल लॉ था। ये मार्शल लॉ के दौरान हो रहा है, तो प्लीज़ अच्छी तरह याद रखिएगा, मार्शल लॉ। तो मार्शल लॉ में क्या क्या होता है वो आप भी समझदार और मैं भी समझदार हूँ माशाल्लाह। फिर अमेरिका जो सेनेट है फिर बिल पास करवाता है 1985 में, और जो इसमें डेवलपमेंट होती है वो न्यूक्लियर वेपन्स की होती है। अब देखें, यहाँ पर हमारी आर्मी का सबसे अहम रुझान आता है। देखो बेटा, याद रखना, हमारी आर्मी 70 to 80% बड़ी बेहतरीन है, इसमें कोई शक ही नहीं है।
ठीक है ना। और वर्ल्ड पीस में हमारी आर्मी का नाम जो आता है वो दुनिया की किसी आर्मी का नाम नहीं आता। लेकिन बेटा याद रखना, हर ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे भी होते हैं लोग और बुरे भी होते हैं, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो। वो आपने उसको मेरिट पे रखना होता है, और उस मेरिट के हिसाब से जनरल ज़िया-उल-हक जब यूएन में जाते हैं, जनरल ज़िया-उल-हक की जब विजिट होती है न्यूयॉर्क में, पार्टिसिपेट करते हैं 40th एनिवर्सरी को यूनाइटेड नेशन में 1985 में, तो उस वक्त ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि पाकिस्तान की अहम पॉलिसीज़ क्या हैं। लेकिन क्या वो पॉलिसीज़ अब तक अमल में आई? और इस्लामिलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट था जनरल ज़िया-उल-हक का, जो हमने पिछले लेक्चर्स में भी कंप्लीट किया है, क्या वो पूरा हुआ? ये असल बात थी। क्योंकि अगर देखा जाए तो मिलिट्री कॉन्सेप्ट इज जस्ट द डिफेंस कॉन्सेप्ट, नॉट द पॉलिटिक्स। अब यहाँ पर जो पॉलिटिक्स हो रही है वो आप समझ सकते हो किस तरह की होगी और कैसी होगी। और जब किस तरह की होगी तो उसमें सबसे अहम किरदार जो आया, तो उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे मोहम्मद खान जुनैद, जो वो अमेरिका विजिट करने गए 1986 में, और उन्होंने डिस्कशन की अगेन प्रेसिडेंट रेगन से, और एग्रीमेंट साइन करवाया कुछ ऐसे सेंसिटिव टेक्नोलॉजी में जो पाकिस्तान को मुहैया की गई ऑन द बेस ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम। अब न्यूक्लियर प्रोग्राम के हिसाब से अगर ये बात की जाए तो फिर इंडिया ने जो हमला कर दिया था 1974 में, हमला क्या हुआ था? वो हमला नहीं था बेटा, वो एक्सपेरिमेंट था। वो आपको पता है ना, तजुर्बा था कि उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब बना लिया था और पोखरा के मुकाम पर उन्होंने तजुर्बा भी कर लिया। अब पाकिस्तान पूरे का पूरा दो ममालिक के ऊपर बैठा हुआ है, एक चाइना एक अमेरिका। रशिया क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान के साथ ज़रा मसले मसाइल हो रहे हैं तो वो उसके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा। तो अब यहाँ पर पाकिस्तान को बहुत सोच समझ के चालें चलनी थी। चालों का मतलब पॉलिटिक्स, सियासत करनी थी। अब उस पॉलिटिक्स में अगर आप नोट करो तो इनके किरदार में सबसे अहम किरदार जो आता है फिर उसमें किसका आता है? बेनज़ीर भुट्टो का। 6 साल पाकिस्तान को 3.2 बिलियन डॉलर्स दिए गए 1986 में, जो एक ग्रेट यानी कि बेहतरीन पार्ट था मिलिट्री आर्म्स का, और मिलिट्रीज़ को दिया गया, और प्लस इंटरेस्ट रेट बहुत कम चार्ज किया गया। बेनज़ीर भुट्टो की जो पर्सनालिटी थी वो 1995 में उनको एक बहुत ज़्यादा फेम भी मिला, और फेम मिलने के बाद सबसे अहम चीज़ आई डॉलर्स। तो डॉलर्स, और वो कहाँ गए, किधर गए, ये ज़रा एक सवाल है अभी तक। अच्छा, तो फिर प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन अप्रूव किया उन्होंने ब्राउन अमेंडमेंट एक्ट 26 जनवरी 1996 को। और फिर जब मिलिट्री और इकोनॉमिक एड आया पाकिस्तान में तो इस चीज़ को बड़ा वेलकम किया गया, खुश आइन कहा गया पाकिस्तान में। जब पाकिस्तान ने अमेरिकन कांग्रेस ने जब 15 जनवरी 1998 को ये रिपोर्ट सपोर्टेड किया, तो जब पाकिस्तान की जो F-16 आने थे वो रुक गए, क्योंकि इसी आ गया पैसा, डॉलर्स आ गए। और जब डॉलर्स आ गए तो ऐसी बात है वो कहाँ गया, किधर गया, कितनी डेवलपमेंट हुई, हाँ ये अगेन आप सोचें। अच्छा, प्लस फिर अमेरिकन जो आर्मी जनरल थे जॉन बी, वो डेलीगेट आए थे पाकिस्तान पे 2 दिन के लिए 2004 में। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से मिले, उस वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे, और ऑपरेशन अफगानिस्तान का शुरू किया गया, क्योंकि इस वक्त एक 9/11 का कॉन्सेप्ट था जब ये भी आएगा। और उसी में 270 मिलियन डॉलर्स पाकिस्तान को एज एग्रीमेंट साइन के तौर पे दिए गए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के। अगर इस दौरान अगर कोई पाकिस्तान में मसले मसाइल खड़े होते हैं तो 270 मिलियन डॉलर्स जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर लगाए जाएंगे और मज़ीद डेवलपमेंट होगी। क्या हुई? अब अगेन सोचें, कितनी टेक्नोलॉजी आ गई, कितने वास्ट हो गए हम लोग, है ना। हम अंडर डेवलपमेंट से कितने डेवलप्ड कंट्रीज़ हो गए, कितना पैसा आया, है ना, कहाँ गया? क्योंकि आपकी किताब में लिखा हुआ है, मैं कहीं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, और आप पूरी दुनिया को ही पता है, इंटेलेक्चुअल्स को ही पता है, एनालिस्ट्स को ही पता है, सबको पता है कि ये कहाँ पैसा जा रहा है। जब जहाँ पैसा ही जा रहा है तो अगर आपने नोट करो अगेन 9/11 का जब कॉन्सेप्ट होता है 11 सितंबर 2001 में, तो अमेरिका पे अटैक करता है अफगानिस्तान, लेकिन यहाँ पे हमारी आर्मी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, और उसी को फिर फेस करता है पाकिस्तान, क्योंकि आर्मी उस वक्त के हिसाब से सपोर्ट कर रही थी अमेरिका को। अफगानिस्तान के ऊपर ही हमला हुआ, फिर अफगानिस्तान से इस पूरे मैटर में फिर पाकिस्तान ही इन्वॉल्व हो गया टेररिज्म में। अब वो खुद यहाँ पर अपने आप को बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। जब लगा हुआ है तो लॉन्ग लास्टिंग जो कॉर्डियल नेशंस थे पाकिस्तान के, उन 13 सालों में बेहतरीन लोन्स दिए गए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए गए पाकिस्तान को। ये हमारी किताबों में लिखा हुआ है। हमारी किताब का मतलब ये, हमारी किताब में हकीकत लिखी हुई है, लेकिन वो पैसा लगा कहाँ, ये है असल बात। इतना पैसा आया है पाकिस्तान में, लेकिन वो पैसा लगा कहाँ है? क्या हमारे रोड्स इतने बेहतरीन हो गए?
क्या हमारे जितने सिवरेज सिस्टम्स हैं वो सारे बेहतरीन हो गए? क्या हमारा पूरा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बिल्कुल बेहतरीन हो गया? या फिर हमारे मुल्क में इतनी डेवलपमेंट हो गई कि हम लोग अंडर डेवलप से डेवलप्ड हो गए? क्योंकि बेटा देखो, ये पॉजिटिव थिंकिंग तो हमने पढ़ाई, क्योंकि मिलिट्री हमारी बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, और हम तो बचे ही से हमारी आर्मी की वजह से ही हैं। मैं तो यही समझता हूँ, ठीक है ना। आर्मी की वजह से बचे हुए और जुडिशरी की वजह से बचे हुए। बाकी हमारा जो एग्जीक्यूटिव निज़ाम है वो तो दिखता ही नहीं है, वो तो ऐसा लगता है कि है ही नहीं पूरे मुल्क में। क्योंकि इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इतना पैसा जब आया तो वो गया कहाँ बेटा? कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये था समझाने का कि अमेरिका के साथ हमारे बेहतरीन रिलेशंस थे, इतना सपोर्ट आया, इतना सब कुछ किया गया, लेकिन हमारे को अभी तक ये महसूस नहीं हो रहा है कि कहीं का सपोर्ट मिला है। हम लोग इतने ज़्यादा घिर गए हैं, इतने ज़्यादा बोलते हैं ना, पूरा घेराव हुआ है हमारा, कि हम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी डेवलपमेंट हुई किधर है। जब बारिश का पानी आता है तो पानी खड़ा होता है, ज़्यादा पानी आता है तो ज़्यादा पानी खड़ा होता है, इस तरह के अल्फाज आते हैं। फिर जब इस तरह के अल्फाज आते हैं तो फिर ये पैसा गया कहाँ? जब इतना ज़्यादा डेवलपमेंट का चार्जेस लगाए गए, इतना इकोनॉमिक हुआ, सब कुछ हुआ, तो गया कहाँ? इसमें अमेरिका का कसूर नहीं है, ना हमारी मिलिट्री का कसूर है बेटा, ना ही हमारी जुडिशरी का कसूर है। ये कसूर है उन लोगों का जो मुल्क चला रहे हैं। अब जब मुल्क चला रहे हैं तो आवाम ये पूछे उनसे कि वो कर क्या रहे हैं, और जब कर क्या रहे हैं तो ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होती है कि मैं सारे एग्जीक्यूटिव्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो इसमें इन्वॉल्व थे मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जब वो इन्वॉल्व होते हैं ना बेटा, तो कहीं ना कहीं तो होता है, क्योंकि हमारे राइट बनता है, हमारा हक बनता है। अमेरिका का सिर्फ ये हक नहीं था कि हमारे को सपोर्ट करें, हमारा भी हक था कि हम डेवलप्ड करें। हमारा भी एक राइट था कि हम लोग आगे बढ़ें। हम कितना आगे बढ़ गए? असल सवाल यहाँ पर ये भी होता है, ये हुकूमत से नहीं है, ये अपने लोगों से भी है। क्योंकि लोग अगर हुकूमत से नहीं पूछेंगे तो फिर कौन पूछेगा? और फिर जब इतना पैसा आएगा तो वो कहाँ गया, किधर गया, कौन सा चेक एंड बैलेंस हुआ? ये सारी चीज़ें जो उस वक्त के दानिश्वर भी लिख रहे थे, जर्नलिस्ट लिख रहे थे, एनालिस्ट लिख रहे थे, आज भी हमारी किताबों में ये लिखा जा रहा है, हमारी किताबों में बताया जा रहा है, और ये हकीकत है। ये इतना पैसा आया है बेटा और हमें सपोर्ट किया गया है, लेकिन सपोर्ट हुआ कहाँ है, ये ज़रा देखो बस। ये असल बात है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो हमारे साथ शेयर करें, कमेंट करें, और आपको कोई चीज़ समझ में आ गई और आपको पता हो तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके उन बच्चों तक पहुँचाएँ जिनको उनकी ज़रूरत है, जो ला इल्म है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।